वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम अध्याय 3 धातु एवं अधातु फॉर क्लास 10th ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट जो 2 चैप्टर हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर विजिट कर आप दोनों चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर सकते हो। उनके ब्लू बॉक्स क्वेश्चन भी गिवन हैं और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। 9th क्लास में आपने सभी तत्वों के बारे में भी पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा कि तत्वों से किस प्रकार हम रासायनिक सूत्र जो है वो बनाते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। आपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार जो है कीजिए और आपके विचार से कौन से गुणधर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है। हम इनके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको धातु और अधातु क्या होते हैं ये चीज आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि जो प्रीवियस क्लासेस है उनमें आप पढ़ते आ रहे हो। धातु जैसे आयरन है, कॉपर तांबा है या जिंक, ये सभी क्या हैं? ये सभी धातुएं हैं। और इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं अधातुएं। अब ये धातु और अधातु इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, कैसे हम इनको अलग अलग आवर्त जो सारणी होती है उनमें हम रखते हैं। सो ये जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और किस प्रकार धातु और अधातु रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, क्षारकों के साथ अभिक्रिया करती हैं। सो सबसे फर्स्ट हम कवर करेंगे इनके भौतिक गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं। भौतिक गुणधर्म धातुओं के इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलाप की सहायता लेंगे। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के निम्न धातुओं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। तो कुछ ऐसे नमूने इकट्ठे करने हैं जिन धातुओं को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्रियाकलाप 3.1 आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लेने हैं। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर आपको ध्यान देना है और आपको जो धातु है वो कैसी दिखती है उसका प्रेक्षण करना है। रेगमार से जो है प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर ध्यान देना है, यानी आपको देखना है कि वो दिखने में कैसी हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। आपने देखा है कि जिस प्रकार गोल्ड जो है, सोना, वो भी कैसा होता है? चमकदार है। एल्यूमिनियम की सतह भी चमकदार है। तांबा या आयरन की सतह कुछ जो है आप कह सकते हो डल होती है, बट अगर हम उसको साफ करते हैं तो वो भी हमें चमकदार दिखाई देती है। मैग्नीशियम की सतह भी चमकदार होती है। तो कुछ धातुएं जो है इनकी सतह क्या है? इनकी सतह चमकदार होती है। और ये जो गुणधर्म है धातुओं के अंदर, ये गुणधर्म क्या कहलाता है? ये गुणधर्म कहलाता है धात्विक चमक। और आप चित्र में भी देख पा रहे हो कि किस प्रकार धातुएं जो हैं वो चमकदार हैं। इसी गुणधर्म को हम धात्विक चमक कहते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप 3.2 आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए और इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का आपको प्रयास करना है और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए और सावधानी आपको यहाँ पर बरतनी है कि सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा आपको सावधान रहना है। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे पहले सुखा लीजिए और वॉच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? यहाँ पर आप देखोगे कि चाकू से आप ना आयरन को, ना ही कॉपर, ना एल्यूमिनियम, इनको आप नहीं काट सकते। ठीक है, मैग्नीशियम को हम जो रिबन होता है उसको काट सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम सोडियम धातु की बात करें तो सोडियम धातु को आप इजीली चाकू से काट पाओगे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें कि जो मैक्सिमम जो धातुएं हैं वो सामान्यतः कैसी हुई? सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन इनकी कठोरता वो अलग अलग होती है।
ऐसा नहीं है कि जितनी भी धातुएं हैं वो समान रूप से कठोर होंगी। जैसे सोडियम है, सोडियम एक धातु है लेकिन ये उतनी कठोर नहीं है जितनी कि आयरन धातु कठोर होता है या कॉपर कठोर होता है। यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलता है यही निकलता है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं लेकिन उनकी कठोरता अलग अलग होती है। क्रियाकलाप 3.3 क्या है? आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लेने हैं और किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से क्या करना है? प्रहार करना है। आपने क्या देखा? अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया करनी है और इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। यहाँ पर आप जो है अगर धातु को रखकर हथौड़े से पीटोगे तो आप देखोगे आयरन जो है वो अपनी शेप बदल लेता है, अपना आकार बदल लेगा। ठीक है, जिंक जो है वो भी अपना आकार बदल सकता है, लेड जो है वो टूट जाएगा, कॉपर भी अपना आकार बदल लेगा। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि धातुओं को पीटकर पतली चादर जो है उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। और ये जो गुण धर्म है जिसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुण धर्म को हम क्या बोलते हैं? इस गुण धर्म को हम अधात वर्ध्यता कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि ये जो गुण है इसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। और इसका एग्जाम्पल आपको पता ही है कि सोने से जो आभूषण बनते हैं उसमें कितनी पतली पतली चादर जो है वो बनाकर लगाई जाती है। इसके अलावा चांदी का वर्क जो मिठाइयों पर लगता है, इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है उसकी पतली फॉयल बनाई जाती है जिसमें हम खाना लपेटते हैं। तो इस तरह से ये जो धातुओं का गुण धर्म है इस गुण धर्म को अधात वर्ध्यता बोला जाता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप 3.4 आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड आदि जैसी कुछ धातुओं पर ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सी धातुएं तार के रूप में उपलब्ध हैं? तो देखिए आयरन का भी तार जो है आपको मिल जाएगा, कॉपर के भी तार हैं, एल्यूमिनियम के भी तार, बट जो लेड धातु है ये तार के रूप में हमें नहीं मिलेगी। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। यानी धातुओं का जो ये गुण धर्म है कि उनको हम तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको पता है कॉपर, एल्यूमिनियम इनके तार जो है हम जो विद्युत धारा है उसको प्रवाहित करने में किया जाता है। इसी गुण धर्म को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहा जाता है। और सोना जो है वो सबसे अधिक तन्य धातु है। यानी सोने को आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अधात वर्ध्यता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। धातुओं के जो ये गुण धर्म है, इनकी धात्विक चमक आप कह सकते हो, अधात वर्ध्यता, तन्यता, इन्हीं गुण धर्मों के कारण धातुएं हमारे दैनिक जीवन में इतनी ज्यादा जो है आप कह सकते हो मात्रा में प्रयोग की जाती है और उनके एक नहीं अनेकों यूज हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए होता है? क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए हम निम्न क्रियाकलाप करते हैं। आप सब बच्चों को पता है कि जो धातुएं जो है उनका प्रयोग बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है। एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं हमारी किचन में, उसके अलावा लोहे के बर्तन होते हैं, ठीक है, जिंक के बर्तन हैं। तो ये सभी धातुएं जो यूज की जाती हैं बर्तन बनाने के लिए, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? अब इनमें ऐसा कौन सा गुणधर्म है? इसके लिए हम क्रियाकलाप 3.5 करेंगे। एल्यूमिनियम या कॉपर का तार हमें लेना है, ठीक है। क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड में बांध दीजिए। तो क्लैंप की मदद से हम इसके जो है इस तरह से इस तार को हम इस तरह से बांध देते हैं। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन जो है यहाँ पर हमने चिपकानी है और स्प्रिट लैंप है, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को हमें क्या करना है? इस तरह से गर्म करना है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे? अपने प्रेक्षणों को लिखिए, क्या धातु का तार जो है वो द्रवित होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इस जो तार है इसको गर्म करोगे तो कुछ देर बाद पिन जो है यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मोम लगाया हुआ है वो पिघल जाएगा और जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। इसका क्या मतलब है? गर्म तो हम यहाँ से कर रहे थे लेकिन गर्म यहाँ पर भी हुआ कि जो यहाँ पर हमने इसको ऊष्मा दी है वो ऊष्मा यहाँ से यहाँ पर क्या हुई है? ट्रांसफर हुई है।
और क्यों हुई है? क्योंकि जो धातुएं हैं, ये तार है, ये ऊष्मा का सुचालक है। देखिए आपको ऑलरेडी पता है सुचालक और कुचालक क्या होता है। सुचालक यानी वो धातुएं जो अपने अंदर से ऊष्मा को गुजरने देते हैं, पास होने देते हैं, वो धातुएं क्या कहलाएंगी? ऊष्मा की सुचालक। और जो पास नहीं होने देते उनको हम क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। जैसे कि हम कार्बन की बात करें, ठीक है, तो ग्रेफाइट इसका अपवाद रहेगा, ये हम अभी धातु पढ़ेंगे तब उसमें करेंगे। और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। जो है काफी इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक क्या हैं? सिल्वर तथा कॉपर। इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा की क्या है? कुचालक हैं। सो यहाँ पर आपके ये कुछ अपवाद हैं और यहाँ पर आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी बनता है कि ऊष्मा के कुचालक जो है वो कौन सी धातुएं हैं? तो लेड तथा मरकरी। और अच्छे चालक कौन से हैं? सिल्वर तथा कॉपर। क्रियाकलाप 3.6 चित्र 3.2 की तरह एक विद्युत सर्किट यानी परिपथ हमें इस तरह से तैयार करना है जिसमें हमें धातु की जांच करनी है। उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा चित्र में दिखाया गया है। क्या बल्ब जलता है और इससे क्या पता चलता है? तो देखिए यहाँ पर ये बैटरी है, ये बल्ब लगाया गया है, स्विच लगाया गया है और ए और बी जो है क्लिप है। जो भी धातु हमें इसमें उसका जो है परीक्षण करना है तो उस धातु को हम क्लैंप ए और बी के बीच में लगा देंगे। आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीविनाइल क्लोराइड अथवा रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। आपको पता है, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार इसके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ी हुई होती है, पीवीसी। ठीक है, पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक तरह का प्लास्टिक है। और ये रबड़ जैसी जो सामग्री इसके ऊपर चढ़ी होती है, इसके कारण हमें करंट नहीं लगता। सो क्या आप बता सकते हो कि विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परतें क्यों होती है? तो विद्युत जो तार है उन पर ऐसे पदार्थों की परत इसीलिए होती है ताकि जो तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका झटका हमें ना लगे, वो करंट हमें ना लगे। सो यहाँ पर इस क्रियाकलाप से हम धातुओं का प्रेक्षण कर सकते हैं कि वे जो विद्युत धारा है उसकी सुचालक हैं या कुचालक हैं। मान लीजिए आपने क्लैंप ए और बी में यहाँ पर लोहे की कोई कील जो है लगा दी है और आपने बैटरी से विद्युत धारा पास की स्विच आपने ऑन कर दिया, तो क्या होगा? लोहे की जो आपने कील लगाई है वो क्या है? विद्युत की सुचालक होगी। अगर ये बल्ब जो है ये ग्लो करता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि बल्ब ग्लो करेगा। इसका मतलब क्या है? कि लोहा विद्युत का सुचालक है। इस तरह से हम कोई भी यहाँ पर धातु का यूज करके या कोई भी अन्य पदार्थ का यूज करके, जैसे अगर आप प्लास्टिक लगा के देखोगे तो यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर आप प्रेक्षण कर सकते हो कि कौन सी धातुएं या कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो क्या होता है? क्या वह कोई आवाज उत्पन्न करती है? ठीक है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। आपने अपने स्कूल में जो घंटी की आवाज है वो अवश्य ही सुनी होगी। आपने देखा है कि जब हम धातुओं को किसी हथौड़े से मारते हैं तो उनमें आवाज उत्पन्न होती है। इसी तरह मंदिर में घंटी बजती है तो भी आपको पता है आवाज उत्पन्न होती है। तो ये भी धातुओं का एक गुणधर्म है और इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ध्वनिक यानी सोनोरस। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? तो स्कूल की घंटी ताकि जो आवाज है उसका पता चल जाए कि बेल हो चुकी है या नहीं, इसीलिए। क्योंकि जो घंटी है वो धातु की अगर नहीं बनाई जाएगी तो उसमें आवाज उत्पन्न नहीं होगी, इसीलिए आवाज उत्पन्न करने के लिए धातु की घंटी बनाई जाती है। सो ये थी कुछ भौतिक गुणधर्म जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा है? हमने अधात वर्ध्यता पढ़ा। दूसरा हमने उसका तन्यता है, ध्वनिक हमने तीसरी जो प्रॉपर्टी है ध्वनिक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आप क्या कह सकते हो? उसमें धात्विक चमक होती है। ये विद्युत की सुचालक हैं, ये ऊष्मा की सुचालक हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हो कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। ठीक है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? ये सभी एग्जाम्पल अधातुओं के हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पर ये एक आवर्त सारणी जो है
ये दिखाई दे रही है। इसमें आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर आपकी धातुएं अलग दिखाई दे रही हैं आपको और अधातुएं अलग, और जो ये बीच की जो लाइन है ये जो है क्या है, ये आपकी उपधातुएं हैं। यानी उपधातुएं वे जो कि आपको धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म उपधातुओं के अंदर मिल जाते हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, बॉर्डर लाइन जो है ये उपधातुएं हैं। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो अधातुएं हैं उनकी संख्या कम है लेकिन धातुओं की संख्या ज्यादा है। सो यहाँ पर देखिए कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन ये सभी अधातुएं हैं। और ब्रोमीन, यहाँ पर फिर अपवाद है, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा जो सारी अधातुएं हैं या तो वो ठोस होंगी या फिर गैस होती हैं, लेकिन यहाँ पर अपवाद यही है, एक्सेप्शन केस आपको यहाँ पर काफी देखने को मिलेंगे। सो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि कैसी अवस्था में मिलेगी, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सो क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? सो यहाँ पर हम इनके गुणधर्मों के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आइए पता करते। नेक्स्ट क्रियाकलाप 3.7 कार्बन, कोल या ग्रेफाइट। ठीक है, ये कार्बन के ही अलग से रूप हैं, कोल या ग्रेफाइट। सल्फर लेना है, आयोडीन लेना है, इनके नमूने एकत्र करने हैं और इन अधातुओं से 3.1 से लेकर 3.6 तक के क्रियाकलाप दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। तो आपको यहाँ पर यही देखना है कि कौन सी जो अधातु है वो विद्युत की सुचालक है या ऊष्मा की सुचालक है, या उसके अंदर जो अधातुवर्ध्यता गुण है या तन्यता गुण है या नहीं है। इस प्रकार सभी प्रेक्षण आपने यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट इसका क्या रहेगा, अपवाद। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, उसके अलावा धातुओं एवं अधातुओं से संबंधित अपने प्रेक्षणों की सारणी 3.1 में संकलित करनी है। सो आप यहाँ पर जितनी भी आपको धातुएं अधातुएं अवेलेबल होती हैं उनका प्रेक्षण अगर आप करते हो तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो इस टेबल में। सारणी 3.1 में लिखे प्रेक्षणों के आधार पर अपनी कक्षा में धातु और अधातु के सामान्य गुणधर्म की चर्चा कीजिए। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्व का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, कई सारे अपवाद हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो मोस्टली जितनी भी सामान्यतः धातुएं हैं वो कैसी अवस्था की में होती हैं, वो सारी कठोर अवस्था में होती हैं। लेकिन यहाँ पर अपवाद है मरकरी। मरकरी जो है ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आपने देखा है जो थर्मामीटर होते हैं उनके अंदर मरकरी जो है वो भरी जाती है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा कि धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। ये हमने देखा कि अगर आपको जैसे लोहे को अगर आपको पिघलाना है तो आपको बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पर बच्चों गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेंगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है, ये भी अपवाद है। हमने पढ़ा कि जो अधातु होती हैं वो मेनली क्या है, उनके अंदर चमक नहीं है। अगर हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सब की बात करें तो इनमें चमक नहीं है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसके अंदर क्या है, वो अधातु होते हुए भी वो चमकीला होता है। नेक्स्ट कार्बन। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है और प्रत्येक रूप को हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। उसमें हम अपर रूप में हम आगे पढ़ेंगे कार्बन वाले चैप्टर में, हीरा है, ग्रेफाइट है, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब कार्बन के अपर रूप होते हैं। लेकिन हीरा जो है ये भी कार्बन का एक अपर रूप है, लेकिन यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक या क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या होता है, जिस तापमान पर कोई ठोस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगे। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट, और जो ग्रेफाइट अपर रूप है ये विद्युत का क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये जो है कैसे सुचालक है ये हम नेक्स्ट कार्बन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पर इसको हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पर आपको केवल इतना ही लर्न करना है कि जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक है, कार्बन का अपर रूप है।
क्षारीय धातु कौन सी हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये इतनी मुलायम होती हैं, इनको हम क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्षार जो है वो उनका निर्माण करती हैं। इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, जिसके कारण इनको हम क्षारीय धातु बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है ये एक प्रबल क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। सो ये इतनी मुलायम होती हैं कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ये हम क्रियाकलाप में कर चुके हैं। सो सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो कठोर होती हैं, लेकिन इन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर अपवाद है। इनके घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। सो तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। सो यहाँ पर हमने देखा कि भौतिक गुणधर्म में कोई भी गुणधर्म ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर केवल धातु का ही हो या पर्टिकुलर केवल अधातु का ही हो। सो केवल अगर हम देखें तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर उनको बांटा नहीं जा सकता। उसके लिए हम रासायनिक गुणधर्म उनकी भी स्टडी करेंगे। सो क्रियाकलाप 3.8 है। यहाँ पर मैग्नीशियम की एक पट्टी लेनी है और थोड़ा सा क्या लेना है? सल्फर चूर्ण। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करना है और उसकी राख को इकट्ठा करके उसे पानी में घोल देना है। यानी मैग्नीशियम की पट्टी है और उसका जब दहन हुआ तो क्या बना? यहाँ पर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफेद रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है। अब इस सफेद रंग के चूर्ण को पानी में क्या करना है? घोल देना है। ठीक है, लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच करनी है। अब जो विलयन बना है यहाँ पर पानी में घोलने के बाद, उसकी लाल और नीले लिटमस से आपको क्या करना है? हमें उसका परीक्षण करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला, आपको बताना है कि वो उत्पाद अम्लीय है या क्षारकीय है। और जब आप यहाँ पर परीक्षण करोगे तो आप पाओगे कि ये जो विलयन है ये क्या करेगा? ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। यानी इसका मतलब क्या है कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी हुई? यहाँ पर वो क्षारकीय हुई। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? आपने अम्ल, क्षारक और लवण वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर आप इजीली ये अभिक्रिया कर सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब हम वाटर के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक क्षारक है। इसलिए यहाँ पर ये लाल लिटमस को नीला करेगा और मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला वो कैसा है? वो क्षारकीय है। अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए और दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए अब उसके ऊपर एक परखनली रख दीजिए। इस परखनली में जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर से आपको नीले और लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच करनी है। यानी आपके पास क्या था? सल्फर का दहन किया गया ऑक्सीजन से, फिर क्या हुआ? यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। उसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है और इसमें फिर क्या किया गया? इसमें जल डाल के इसको हिला लिया गया और इस विलयन की जांच की गई। अब जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करेगी? ये जो है नीले लिटमस को क्या कर देगी? लाल कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो यहाँ पर नेचर है वो कैसा है? वो नेचर इसका अम्लीय नेचर है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, धातुओं के जो ऑक्साइड्स बने हैं वो उनका नेचर कैसा होता है? उनका नेचर क्षारकीय होता है। और जो अधातुओं के ऑक्साइड्स हमें मिले हैं, ठीक है, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। वहीं अधिकतर जो धातुएं हैं वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। सो अगले भाग में आपको जो धातुओं के ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, तो ये अम्ल बनता है, तो यानी इसकी प्रकृति कैसी हुई? अम्लीय प्रकृति यहाँ पर हुई। सो यही कंक्लूजन है यहाँ पर कि जो अधातुएं हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी? उनकी प्रकृति अम्लीय होगी। सो ये हमने चैप्टर 2 में भी किया था। सो यहाँ पर हम अभी केवल भौतिक गुणधर्म हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपको, ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम इन क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको चैप्टर क्लियर समझ आ गया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।